हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं स्नेहा सिंह। स्वागत है आपका दी ऑनलाइन कोचिंग में। और पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन के बारे में। तो उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू रखते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने इससे कुछ टाइप देखे थे और आज इस क्लास में हम उन्हीं टाइप्स को कंप्लीट करेंगे जो भी हमारे बचे हुए थे। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने मुकुलन बडिंग के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और रीजनरेशन के बारे में पढ़ा था जो कि उसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, फिजन के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने बाइनरी और मल्टीपल फिजन देखा था कि बाइनरी का मतलब होता है कि जब एक जीव क्या करेगा, अपने से दो जीवों का निर्माण करेगा तो उसको हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। दूसरे और मल्टीपल फिजन उसको बोला जाता है कि जब जीव क्या करेगा, दो से ज़्यादा जीवों को बनाएगा तो उसे हम मल्टीपल फिजन बोलते हैं। ठीक है, आज हमें पढ़ना है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, अब इसको कायक जनन या कायक प्रवर्धन या वर्धी प्रवर्धन बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको बोला जाता है कायक प्रवर्धन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब ये होता है कि जो भी नया प्लांट बनेगा, क्योंकि हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को हम उस ऑर्गेनिजम्स में पढ़ते हैं, यानी हम प्लांट्स में पढ़ते हैं, अगर मैं सीधे तरीके से बोलूँ तो, क्योंकि हम प्लांट्स में ही देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को। ठीक है, एनिमल्स में हम ये चीज़ नहीं देख रहे हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब ये होता है कि जब सीड यानी कि बीज के बिना ही कोई पौधा हम बना ले रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर कायक जनन। यानी कायक भागों से, किसी भी पौधे के कायक भागों से अगर किसी नए पौधे का निर्माण हो रहा है, किसी नए संतति पौधा अगर बन रहा है तो उसे हम कायक जनन या कायक प्रवर्धन बोलते हैं। ठीक है, तो और कौन से अदर पार्ट्स होते हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं कायक प्रवर्धन की, तो कायक भाग होते हैं। जैसे हम बीज की अगर बात हटा दें तो जैसे जड़ हो गई, पत्ती हो गई और तना हो गया, तो इनके द्वारा अगर कोई नया प्लांट बन रहा है, नया पौधा बन रहा है तो उसे हम कायक जनन या कायक प्रवर्धन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कोई शीड नहीं बनेगा, यहाँ पर फ्लावरिंग नहीं होगी, फ्लावरिंग के थ्रू यहाँ पर शीड नहीं बनेंगे तो उसके द्वारा कोई नया पौधा नहीं बनेगा। यानी सीधा सा मतलब है कायक भागों से नया पौधा बन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कायक जनन या कायक प्रवर्धन बोलते हैं। एक ही हम तरीके से तीनों चीज़ों को समझ लेंगे। ठीक है, हमें इसमें दो चीज़ें पढ़नी है, याद रखिए। एक तो हमें पढ़ना है इसमें प्राकृतिक कायक जनन और दूसरा हमें पढ़ना है इसमें कृत्रिम कायक जनन। ठीक है, प्राकृतिक कायक जनन यानी कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और दूसरा होता है हमारा कृत्रिम कायक जनन यानी कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो सबसे पहले एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक कायक जनन के बारे में। तो प्राकृतिक कायक जनन है यानी कि स्वतः ही जो जननीय क्रिया है वो हो रही है। ठीक है, स्वतः का मतलब क्या है कि अपने आप हो रही है, अपने आप सीड नहीं बन रहे हैं, अपने आप क्या हो रहा है कि तने से, जड़ से या पत्ती से क्या बन रहा है कि कोई नया पौधा बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम प्राकृतिक कायक जनन बोलते हैं। दूसरी ओर होता है कृत्रिम कायक जनन। तो कृत्रिम कायक जनन का अर्थ है कि जब हम अपनी इच्छा अनुसार कोई नया पौधा बनाना चाहते हैं तो उसमें हम अपनी इच्छा के अनुसार वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवा रहे हैं मानव द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कृत्रिम कायक जनन। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम प्राकृतिक कायक जनन के बारे में, देन आफ्टर देन हम पढ़ेंगे उसके बारे में, कृत्रिम कायक जनन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राकृतिक कायक जनन। इट मीन्स नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इसमें हम पढ़ेंगे तीनों के बारे में। यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे किस तरह से होता है इन रूट्स, सेकंड हम देखेंगे तनों में, तने में किस तरह से होता है इन स्टेम, और थर्ड हम देखेंगे पत्तियों में, पत्तियों में कैसे होता है इन लीव्स। ठीक है,
तो पत्तियों में किस तरह से होता है। तीनों में ये क्या है, कायिक भाग होते हैं किसी भी पौधे के, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन का अर्थ ही ये होता है कि किसी भी पौधे के कायिक भागों से अगर कोई नया पौधा बन रहा है तो इसे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कायिक भाग कौन कौन से होंगे, जड़ों की बात हम करेंगे, तने की बात करेंगे और पत्तियों की बात करेंगे। अच्छा, अब होता क्या है, बिना शीड के तो कोई जो प्लांट है वो नहीं बन सकता। तो अभी हम समझते हैं जड़ों में, रूट्स में किस तरह से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से उसमें नया प्लांट जो है बनता है। अच्छा, जड़ों के द्वारा कैसे बन सकता है, यहाँ पर कोई शीड तो बन नहीं रहा है, तो जड़ें किस तरह से नया पौधा बना सकती हैं, ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट चीज़ हो गई। तो यहाँ पर जो जड़ें होती हैं, होता क्या है कि अभी हम लोग, अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों ने 2 चीज़ें पढ़ी थी। वेस्कुलर बंडल्स की अगर हम बात करें तो हमने एक जाइलम पढ़ा था और दूसरा हमने फ्लोएम पढ़ा था। जाइलम क्या करता है कि जहाँ पर भी खाना बन रहा होता है वहाँ पर वाटर मिनरल्स को पहुँचाएगा। ठीक है, जो भी एंजाइम्स, वाटर मिनरल्स होते हैं, जो भी आयंस होते हैं, उन सभी को पहुँचाता है ना, ताकि खाना बन सके। जहाँ पर भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं, क्योंकि प्लांट के जो भी ग्रीन जो हिस्सा होता है, हरा हिस्सा होता है, वहाँ पर क्या बनता है, भोजन का निर्माण होगा। तो ये वहाँ पर क्या करेगा, पानी वगैरह ये सब चीज़ें भेजता है और वहाँ से जो भी खाना बन रहा होता है फ्लोएम द्वारा तो स्टोरेज वाले हिस्से तक लेकर आता है। तो फ्लोएम क्या करेगा, जो भी खाना बन रहा होता है जिस हिस्से में, वहाँ से स्टोरेज जहाँ पर हो रहा होगा, ठीक है, जहाँ पर भी खाने का संग्रहण हो रहा होगा उस हिस्से में लेकर जाता है। अब यहाँ पर जड़ों में क्या होता है कि जो भी खाना इकट्ठा हो रहा है वो इन द एंड जड़ों में जाकर के इकट्ठा हो रहा है, यानी कि खाने का जो संग्रहण है वो तने के किसी हिस्से में, ऊपरी हिस्से में ना होकर के जड़ों में हो रहा है। ठीक है, तो इसी कारण से यहाँ पर जड़ें क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर खाना इकट्ठा होगा यानी फूड स्टोरेज होता जाएगा किसी हिस्से में, तो वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। जैसे हम सेब की बात कर लें, आम की बात कर लें, तो ये क्या होते हैं, पौधे के वो हिस्से होते हैं जहाँ पर स्टोरेज हो रहा होता है और वो क्या हो जाता है, फूल जाता है ना। तो इन द एंड यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जड़ों में खाना इकट्ठा हो रहा है, जिसके कारण से जड़ें जो हैं क्या हो जाती है, स्वेलन हो जाती है, फूल जाती हैं। ठीक है, जैसे हम शकरकंद का एग्जांपल ले लें, जैसे हम स्वीट पोटैटो का एग्जांपल ले लें, तो उनमें क्या होता है, जो यही चीज़ होती है बिल्कुल कि खाना इकट्ठा होने की वजह से क्या होता है कि वो हिस्सा जो है वो फूल जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो भी खाना बन रहा होता है यानी जड़ें जब फूल जाती हैं तो उनमें से क्या निकलती हैं, अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं। ठीक है, उन पर क्या उपस्थित होती हैं, अपस्थानिक कलिकाएं, और वो अपस्थानिक कलिकाएं यानी एडवेंटिशियस जो भी बर्ड्स होती हैं वही क्या करती हैं, वो एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से क्या बन जाता है, एक नया पौधा बन जाता है। ठीक है, इस चीज़ को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि यहाँ पर होता क्या है कि कुछ पौधों की जड़ें खाने का संग्रहण कर फूल जाती हैं तथा उन पर उपस्थित अपस्थानिक कलिकाएं नए पौधे का निर्माण करती हैं, नए पौधे को जन्म देती हैं। ओके, और उदाहरण की यहाँ पर बात करें तो हम सतावर की बात कर लें, डहेलिया की बात करें, शकरकंद आदि, ये किसके एग्जाम्पल हो चुके हैं, जड़ों द्वारा जो भी प्राकृतिक कायिक जनन होता है उसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो कुछ पौधों की जड़ें क्या होती हैं, खाने का संग्रहण करके यानी क्या करेंगी, फूड का स्टोरेज करेंगी। ठीक है, जो भी खाद्य पदार्थ होता है उसको क्या करेंगे, अपने अंदर स्टोरेज करेंगी, उसका संग्रहण करेंगी और स्वेलिंग उनमें हो जाएगी, यानी कि वो फूल जाएंगी। तो उसमें से क्या होती है, अब वही क्या कर रही है, खाने के रूप में क्या हो चुकी है, बदल चुकी है, यानी कि एक तरह से मॉडिफाइड हो चुकी हैं। तो जड़ें क्या हो चुकी हैं, मॉडिफाइड हो चुकी हैं। क्योंकि जड़ों का काम क्या होता है, जड़ों का काम होता है कि जो भी जल होता है, जो भी मिनरल्स होते हैं, वाटर मिनरल्स होते हैं, इन सब चीज़ों को सकिंग करना और सक करके जो पौधे का ऊपरी हिस्सा है वहाँ तक पहुँचाना। लेकिन यहाँ पर जड़ें क्या कर रही हैं, दूसरा ही काम कर रही हैं, यानी कि यहाँ पर वो रूपांतरित हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी कायिक भाग होते हैं पौधे के, उनके काम एक्चुअल में कुछ दूसरे हैं, लेकिन वो सारे ही भाग जो है मॉडिफाइड होकर के क्या करने लगते हैं, रिप्रोडक्शन करने लगते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि कुछ पौधों में क्या होगा कि जड़ें क्या करेंगी, खाद्य पदार्थ का संग्रहण करेंगी। उनमें से क्या होती है, उनमें अपस्थानिक बर्ड्स होती हैं, यानी कि अपस्थानिक एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं, जो कि मैंने क्लास 9th की वीडियो में आपको पढ़ाया है कि एडवेंटिशियस बर्ड्स क्या होती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती हैं। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगी। ठीक है, तो एडवेंटिशियस बर्ड्स जो हैं क्या करेंगी, नए पौधे को जन्म देंगे और वो क्या करेगा, नया पौधा वो भूमि के ऊपरी भाग पर निकल जाएगा और ग्रो करने लगेगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो नया पौधा ये इस तरह से बना लेते हैं। उदाहरण की बात करें तो सतावर, डहेलिया और शकरकंद जो है कुछ एग्जाम्पल हैं जब जड़ों द्वारा क्या होता है, जनन होता है। होपफुली कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। समझ में आया, इस तरह से होता है। यहाँ पर देखो, मैं बता देती हूँ थोड़ा बना करके कि ये देखो कोई पौधा था, ये कोई पौधा था जिसमें ये जड़ें निकल रही थी कई सारी, और इन्हीं में से जो जड़ है, एक जड़ क्या हो चुकी है, स्वैलन हो चुकी है इस तरह से। तो ये शकरकंद जो है, शकरकंद आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस पर क्या थी, बर्ड्स थी। ये शकरकंद हो गया, क्या है, ये शकरकंद है जो फूल चुका है कई सारा। ठीक है तो ये जड़ी है, तो ये जड़ी में देखो, ये जड़ का हिस्सा रहा था, और इसमें क्या हो रही थी, कलिकाएं लगी हुई थी, जो कि क्या बना लेती हैं, उग करके एक नया पौधा बना लेती है, नए नए प्लांट्स बना लेती हैं। ठीक है, आई बात समझ में। इस प्रकार से तने में बात करें तो आलू का एग्जाम्पल अगर लें तो आलू को आपने देखा होगा, अगर गौर से देखा होगा तो आलू में, ये आलू है समझो, इस पर इस तरह से आंख जैसी संरचना बनी होती है जिसको आइज बोला जाता है। ठीक है, आलू की आंखें बोला जाता है। देखा होगा गड्ढे गड्ढे जैसा होता है ना, गड्ढे गड्ढे जैसे होते हैं। तो ये क्या होते हैं, आलू की आंख, इनको बोला जाता है। अब यहाँ पर जो आलू की आंखें हैं, एक्चुअल में गड्ढे गड्ढे जैसा होता है, अगर आपने देखा होगा, और कई बार आपने वो स्टेज भी देखी होगी आलू की कि जब कुछ कुछ आलू में से पौधे जैसे निकलते हैं, देखा है ना। तो बस वही है ये चीज़। ओके, अब कैसे रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि वो क्या है, एक नया पौधा बना रहे हैं। यहाँ पर ये मत समझना कि रिप्रोडक्शन जैसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पर हम कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पढ़ नहीं रहे। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, कोई नया पौधा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जड़ों में देखा कि जड़ों के द्वारा क्या हो रही है, स्वैलन हो जा रही है, और वही जड़ में से क्या निकल रही है, एक अपस्थानिक बड निकल रही है, यानी कि कलिका निकल रही है। और कलिका का मतलब क्या है कि वो फूट करके क्या बनाएगा, नया पौधा बनाएगा, है ना। इसी तरीके से तने में क्या हो रहे हैं, ये क्या बन रहे हैं, इन नोड्स होती हैं, ये पर्व संध्या होती है। पर्व संध्या कैसी होती है कि जैसे हम अगर एक मैं एग्जांपल बताऊं तो ये कोई प्लांट है, इस प्लांट में क्या होती है, नोड्स होती है, कटे कटे हिस्से होते हैं, आपने देखा होगा। तो ये कोई भी तना है किसी भी पौधे का, देखना ध्यान से। ठीक है, तो इस तने में से कटे कटे हिस्से में से क्या निकलती हैं, लीव्स बनती हैं, लीव्स बनती हैं। लीव्स बिल्कुल सीधी तो नहीं निकलती, आपने देखा होगा कि वो इस तरह से निकलती हैं। और जब लीव्स निकलती हैं तो आपने देखा होगा कि वो एकदम से नहीं निकलती, वो थोड़ी फोल्ड रहती है जब निकलती हैं, तो है ना, ऐसा लगता है जब वो खुल रही हो। तो वही चीज़ होती है कि इंटर नोड्स में से लीव्स निकलती हैं। तो यहाँ पर क्या होती हैं, नोड्स होती हैं, पर्व संध्या होती हैं। ये कटे कटे हिस्से जो होते हैं ये क्या होती हैं, पर्व संध्या होती हैं, पर्व संधि। और ये पर्व संधि में ही क्या होते हैं, बर्ड्स उपस्थित होते हैं। क्या होती हैं, कलिकाएं होती हैं, और कलिकाएं क्या करती हैं, इन पर्व संधियों के मध्य में क्या होती हैं, कलिकाएं होती हैं, और वो कलिकाएं क्या करती हैं, फूट करके नए पौधा बना लेंगी। तो जहाँ पर भी बर्ड्स या कलिका होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या बनाएगा, नया पौधा बनाएगा। ठीक है, तो ये इसमें से ये जो कटे कटे हिस्से हैं ये क्या बना लेते हैं, नया पौधा बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, नया आलू का पौधा बना लेंगे। आलू में से निकल रही तो ऑब्वियस सी बात है कि आलू ही बनाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से तने में क्या होता है, पर्व संध्या निकलती हैं, और पर्व संधियों में से कलिकाएं बनती हैं, और वो कलिकाएं क्या करेंगी, नया पौधा बना लेती हैं। ठीक है, तो तने में हम क्या बोल सकते हैं, इस तरह से आलू की बात करें, अरबी, हल्दी की बात करें, अदरक की बात करें, ठीक है, आदि, इन सब में क्या होता है, आदि में उपस्थित पर्व संधियों से कलिका फूटकर नए पौधे बनाती हैं, पौधे को बनाती हैं या जन्म देती हैं, जन्म देती हैं। ठीक है, तो ये तने में हो गया। अब हम लास्ट पढ़ते हैं इसका। अगर हम पत्तियों में बात करें तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ब्रायोफिलम का, ठीक है, और बिग्नोनिया का। ठीक, बिग्नोनिया या ब्रायोफिलम में क्या होती है, कुछ पत्तियां होती हैं इस तरह से, लीव्स है, साधारण सी लीव है। ठीक है, ये समझ लो ब्रायोफिलम की पत्ती है।
तो ये है लीफ किसकी, ब्रायोफिल्म की। तो ब्रायोफिल्म या जो बिग्नोनिया होता है, इसमें क्या होती हैं कि ये क्या करेंगे, फूड स्टोरेज करेंगे। आप फूड स्टोरेज करेंगे तो यहाँ पर क्या होती हैं, यहाँ पर भी कलिकाएं निकल आती हैं, कलिकाएं निकल आएंगी या फिर अपस्थानिक जो जड़ें होती हैं वो निकल आती है। कहाँ पर निकलेंगे, किनारों पर निकलेंगे। तो यहाँ पर जो खांचे होते हैं, यहाँ पर हम बोल सकते हैं किनारों पर क्या होते हैं, जो कटे कटे ऐसे होते हैं, यहाँ पर से क्या होते हैं, पौधे निकल आते हैं इस प्रकार से किनारों पर से, ठीक है। पत्ती के चारों तरफ से क्या होते हैं, पौधे निकल आते हैं। और यही होता है जब ये नए पौधे क्या बना लेंगे, नया संतति पौधा बना लेते हैं, ठीक है। तो पत्तियों में अगर हम ब्रायोफिल्म की बात करें, ब्रायोफिल्म जिसको हम शुद्ध हिंदी में अजूबा बोलते हैं, अजूबा, ठीक है। बिग्नोनिया की बात करें, बिग्नोनिया की बात करें तो इनमें क्या होता है कि पत्तियां खाद्य संग्रह करके इनके किनारे पर अपस्थानिक जड़ें अथवा बड्स यानी कि कलिकाएं बन जाती हैं, तथा वे नए पौधे को जन्म देती हैं। ओके, तो पत्तियों में किस तरह से होता है, जड़ों में देख लिया, तने में देख लिया और पत्तियों में देख लिया। तो ये तीन तरह के होते हैं जो कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाते हैं, यानी प्राकृतिक रूप से किस तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोपगेशन हो रहा है उस चीज़ को, ठीक है। तो इसको नोट करो फटाफट, फिर हम लोग पढ़ते हैं कायिक प्रवर्धन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को पढ़ते हैं, यानी कि कृत्रिम कायिक जनन को पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा है कृत्रिम कायिक जनन या फिर कायिक प्रवर्धन। इसमें काफ़ी सारे जो टाइप्स हैं वो हैं, लेकिन मेन जो है तीन में आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो कृत्रिम कायिक जनन जो है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन यानी कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। कृत्रिम कायिक जनन, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ते हैं कलम लगाना, दाब लगाना, घूंटी बांधना, ठीक है। ऊतक संवर्धन के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, कृत्रिम रूप से हम किस तरह से जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवा सकते हैं, तो इसमें हम देख सकते हैं कि हम जिस तरह से रोज़ या फिर गुलाब की कलम लगाते हैं, क्या करते हैं, गुलाब की कलम में अगर हमें छोटी सी डंडी भी मिल जाती है उसकी, तो उससे एक नया पौधा बन जाता है। कैसे बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, कलम लगाना हो गया। घूंटी बांधना भी इसी प्रकार से होता है। और ये सब चीज़ें इस तरह से हैं कि जब हम अपनी इच्छा अनुसार कोई नया पौधा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम आर्टिफिशियल जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है इसका सहारा लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि शेडिंग वाले जो प्लांट्स होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे बन जाते हैं। रोज़ भी कई तरह के होते हैं, हर रोज़ गुलाबी या लाल कलर का तो नहीं होता, कई सारे रोज़ देखने को मिलते हैं हमें, है ना। शेडिंग वाले भी मिलते हैं, ऑरेंज हो गया, वाइट का मिक्सिंग जो कॉम्बिनेशन है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये किस तरह से पॉसिबल है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है इसके द्वारा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं कलम लगाना, ठीक है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। कलम लगाना जिसको हम बोलते हैं कटिंग,
किसी भी प्लांट की हम क्या करते हैं, कलम कैसे लगाते हैं। गुलाब हो गया, गन्ना हो गया, इन सब में क्या करते हैं हम, छोटा सा हिस्सा लेकर के, किसी भी पौधे का तना वाला हिस्सा लेकर के हम उससे क्या बना सकते हैं, कोई नया पौधा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी होती है कि हम एक मतलब मिनिमम कम से कम उसकी 20 से 30 सेंटीमीटर हाइट की क्या लें, हम उसकी कलम लेनी हमें चाहिए, यानी कि डंडी। यानी कि डंडी का मतलब क्या है कि, क्योंकि ये नॉर्मली वर्ड होता है, यूज़ करती हूँ मैं, ठीक है। तो कलम का मतलब है कि तने का कम से कम 20 से 30 सेंटीमीटर हिस्सा हमें लेना है, ठीक है, जिस भी पौधे की हम कलम लगाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है लेकिन कि हम हर पौधे की कलम लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका आपको प्लांट ही लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि बीज के बिना हम कैसे पौधा बना सकते हैं। तो यहाँ पर कलम लगाने की बात आती है कि जैसे हम गुलाब की बात करें, गन्ने के पौधे की बात करें, यानी गन्ने का कैसे हम पेड़ लगा सकते हैं या कैसे उसमें नया पौधा बना सकते हैं उससे, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो कलम लगाने का मतलब है कि हम किसी भी प्लांट की, जिसकी भी हमें कलम लगानी है, उसका 20 से 30 सेंटीमीटर हम क्या लेंगे, उसकी डंडी लेंगे, यानी कि उसकी कलम लेंगे, ठीक है। तो कम से कम 20 से 30 सेंटीमीटर, 20 से 30 सेंटीमीटर तो होनी ही चाहिए। तो हमने क्या ली, एक कलम ली, ठीक है। अभी मैं ऐसे एग्जांपल बता रही हूँ आपको, तो देखिए ये क्या है, किसी भी पौधे की, समझ लो गुलाब की क्या है, ये कलम है, गुलाब की कलम है। अब इससे हमें पौधा लगाना है। अब ज़रूरत की चीज़ें क्या हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि इस पर क्या होनी चाहिए, इस पर पर्व संध्या होनी चाहिए, यानी कि कटे हुए जो हिस्से हैं वो उपस्थित होने चाहिए। जब तक कटे हुए हिस्से उपस्थित नहीं होंगे किसी भी पौधे की या फिर किसी भी तने पर, तो वहाँ से पत्तियाँ इम्पॉसिबल हैं कि वो बने, है ना। अगर कटा हुआ हिस्सा नहीं है, यानी कि कटा हुआ हिस्सा का मतलब ये है कि उस पर नोट्स नहीं है या पर्व संध्या नहीं है, तो वहाँ से मुश्किल ही है कि क्या बन सके वहाँ पर लीव्स बन सके। तो लीव्स बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि क्या होनी चाहिए, इंटर नोट्स होनी चाहिए, ठीक है, नोट्स होनी चाहिए, पर्व संध्या होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पर्व संध्या यानी इंटर नोट्स होने चाहिए। अब पर्व संधियों के साथ साथ क्या होने चाहिए, वहाँ पर बर्ड्स भी होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, बर्ड्स भी होनी चाहिए, इस तरह से ये बर्ड्स भी होनी चाहिए। तो पर्व संधियों पर ही क्या होती हैं, पर्व यानी बर्ड्स उपस्थित होते हैं, कलिकाएँ होती हैं यहाँ पर, जो कि क्या करती हैं, नया पौधा बनाती हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हम कटिंग लेते हैं, तो जब इसको क्या करेंगे, हम किसी गमले में, मान लो इसको एक गमले में हमने क्या किया, गमले में हमने इसको एक रोपित कर दिया, एक गमले में इसको क्या कर दिया, हमने रोपित कर दिया। अब हुआ क्या, क्योंकि इसके नीचे से भी क्या थी, इसके नीचे भी क्या थी, इंटरनोड्स थी, है ना। मैंने आपको अभी बताया था कि नीचे तक थी, मैंने उसको मिट्टी में दबा दिया और यहाँ से मिट्टी जो है मैंने इसमें भर दी अच्छे से इस गमले में। अब होगा क्या कि मिट्टी से क्या होगी, जो इंटरनोड थी वहाँ पर मिट्टी लगी, खाद वगैरह जो भी चीज़ें उसे चाहिए थी, पानी वगैरह क्योंकि हमने दिया अच्छे से, मिनरल्स वगैरह तो उसमें पहुँचे। अब क्या होगा, जाइलम के थ्रू वो पानी ऊपर जाएगा, मिनरल्स ऊपर जाएंगे, तो बाकी सारी चीज़ें भी ग्रो करेंगी और तने में जो एक्चुअल जो ग्रोथ होनी चाहिए वो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटरनोड्स और जो पर्व संध्या होती हैं, जो भी कलिकाएँ होंगी वो बढ़ने लगेंगी और फाइनली वो क्या करेंगे, पूरा नया पौधा बना लेंगे। तो यहाँ पर जो कलिकाएँ, जो नोड्स होती हैं, वो क्या बनाएंगी, नई नई पत्तियाँ बनाएंगी, इस तरह से नई नई पत्तियाँ बनाएंगी और फिर वो फिर से और बढ़ेंगी तो नई नई पत्तियाँ बनाएंगी, क्योंकि बर्ड्स क्या करेंगी, कलिका क्या करेंगी और विकसित होती जाएंगी और वहाँ से नई नई पत्तियों का निर्माण वो करेंगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या बनाएंगी, वो नई नई पत्तियों का निर्माण करेंगी, इस प्रकार से। समझ रहे हैं आप, ओके, आई बात समझ में। तो ये क्या बन गया, एक नया पौधा बन गया। तो यही होता है कलम लगाना। कलम लगाने का अर्थ ये है कि हम एक क्या कर सकते हैं, एक कलम से, यानी कि एक पतली सी कलम के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, कोई नया पौधा बना सकते हैं, ओके। ओके, तो ये एक नया पौधा बन गया। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि कटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है कि पहली चीज़ तो 20 से 30 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, 20 से 30 सेंटीमीटर, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए जो भी कलम है, ठीक है, लंबी कलम होनी चाहिए। दूसरी चीज़, उस पर इंटरनोड्स या फिर संध्या, पर्व संध्या होनी चाहिए, ठीक है, उस पर पर्व संध्या उपस्थित होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है कि कलिकाएं उपस्थित होनी चाहिए, वो भी कौन सी, कक्षस्थ।
कक्षस्थ कलिकाएं उपस्थित होनी चाहिए, कलिकाएं उपस्थित होनी चाहिए, होनी चाहिए। देखो कलिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है शीर्षस्थ और दूसरी होती है कक्षस्थ। ठीक है, कक्षस्थ यानी लिटरल बर्ड्स जो होती हैं, और शीर्षस्थ यानी कि जो कि हमारी एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं। एक्सिलरी बर्ड्स का मतलब क्या है, जो ऊपर प्रेजेंट है, और कक्षस्थ कलिकाओं का मतलब है जो आसपास प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर आप शाखित होने का मतलब क्या है, ये अगल बगल से क्या होनी है, शाखित होती जाती है, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या थी, कक्षस्थ कलिकाएं उपस्थित थी। तो कक्षस्थ कलिकाएं क्या करेंगी, वो मतलब वो क्या करेंगी, वही फूट करके नया जो नई पत्तियां हैं उनको जन्म देंगी। तो इसीलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हम तने या फिर हम किसी भी तने या फिर कोई भी कटिंग ले रहे हैं तो उस पर कक्षस्थ कलिका यानी कि जो भी लिटिल बर्ड्स होती हैं वो जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, उपस्थित होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कलम में या कलम लगाने में। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, उदाहरणों की बात करें, किसके उदाहरण है, गुलाब की अगर हम बात करें, गुलाब, गन्ना हो गया, गन्ने को भी इसी तरीके से लगाते हैं। उसके लिए भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उसमें कम से कम लिटिल बर्ड्स तो होनी ही चाहिए, नोट्स होनी चाहिए। क्योंकि हम उसको लिटा करके अगर मिट्टी में रख रहे हैं तो उसी में से क्या होती हैं कि नोट्स होती हैं, जहाँ पर से वहाँ से क्या होती हैं, अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। अब अपस्थानिक जड़ों का मतलब मैं बता दूं कि जब क्या होता है कि जमीन के अंदर से जड़ें ना निकल करके जो ऊपरी हिस्सा है, भूमिगत जो भाग है, ठीक है, भूमि के ऊपर वाला जो हिस्सा है, वहाँ से क्या निकले, जड़ें निकले, यानी तने में से जब जड़ें निकलती हैं तो उसको अपस्थानिक जड़ें बोला जाता है, एडवेंटिशियस रूट्स बोला जाता है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर जो गन्ने की अगर बात करें उसको भी हम इस तरह से लिटा करके जमीन के अंदर रख देते हैं, गाड़ देते हैं। इसमें से क्या होती है, नोट्स प्रेजेंट होती हैं, कटे कटे हिस्से होते हैं, वहाँ से क्या निकलती हैं, वहाँ से क्या अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं इस प्रकार से। और देखा होगा ये गन्ने में से जड़ें जैसी निकलती हैं, धागे धागे जैसे निकलते हैं ना, है ना, धागे धागे। ये गन्ने नहीं है, ये धागे धागे जैसी संरचना है जो कि उसकी जड़ें हैं, अपस्थानिक जड़ें होती हैं। ठीक है, अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। बर्ड्स भी यानी कक्षस्थ कलिकाएं भी उपस्थित होती हैं जो कि फूट करके वहाँ से गन्ने का नया पौधा बना लेती हैं। ओके, उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे होगा अच्छी तरीके से। तो गुलाब हो गया और गन्ना हो गया, ये दो एग्जाम्पल काफ़ी हैं। और चाहो तो गुड़हल, गुड़हल की बात कर लें, ठीक है, अंगूर की बात कर लें, तो आप इसको 3G के, तो आप इसको मैं सही बताऊं तो 3G के ट्रिक के द्वारा आप इसको याद कर सकते हो, 3G। ठीक है, कलम लगाना यानी कि इसका आप जो है एग्जाम्पल्स को 3G के थ्रू याद कर सकते हो। 3G मतलब गन्ना, गुलाब और गुड़हल। ठीक है, गुलाब, गन्ना या गुड़हल। ठीक है, तो 3G से आप इसको याद कर सकते हो। ओके, 3G से। चलो, तो इसको नोट करो आप, फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, छोटे छोटे हैं, अब जल्दी खत्म हो जाएगा। चलो, अब दूसरा हम पढ़ते हैं क्या, दाब लगाना। दूसरा है दाब लगाना। लेयरिंग। अब इसमें क्या समझते हैं हम, यहाँ पर देखो एक बढ़िया सा पेड़ है, एक पेड़ है, ठीक है, जमीन बना देते हैं इस तरह से, जमीन के अंदर इसमें से क्या है, इसकी रूट्स निकल रही हैं इस तरह से। अब बड़ा सा पेड़ है तो उसकी रूट्स तो काफ़ी, ठीक है, डेवलप्ड होंगी, वेल डेवलप होंगी, है ना, इस प्रकार से रूट्स हैं इसकी। और इस जो ये पेड़ है, अब इसकी भी स्टेम्स जो हैं वो निकल रही होंगी इसके बगल में से। ऐसा तो है नहीं कि पेड़ में से एक ही स्टेम निकलती है ना, इसमें से भी कई सारी जो इसकी स्टेम है वो निकल रही हैं। आई बात समझ में। इस प्रकार से ये पेड़ है, ठीक है, ऊपर का हिस्सा छोड़ो, चलो बना देते हैं। ये पेड़ है, ठीक है, मैंने एक ही जो स्टेम है इसको छोड़ दिया मैंने, ये अभी अपने काम का है। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, देखो, अब लेयरिंग या दाब लगाने का मतलब है, दाब यानी हम प्रेशर लगा रहे हैं। प्रेशर कहाँ पे लगा रहे हैं, यहाँ पर। लेयरिंग का मतलब ये होता है कि हम किसी भी किसी भी पेड़ का, ये ट्री है, ठीक है, अब ट्री है तो बढ़िया। अब यहाँ पर जो इसकी ये जो स्टेम है ये बहुत कठोर हो चुकी है, इसमें से कोई भी नई स्टेम्स निकलनी है तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो एकदम से बहुत कठोर होंगी, है ना। कई पौधों में आपने देखा होगा, जैसे एप्पल वगैरह का पेड़ है, नाशपाती वगैरह, एप्पल का हो गया, एप्पल का पेड़ हो गया जो, तो वो ऐसा तो है नहीं उसके बगल में से, जैसे हम नीम की बात करें
तो जैसा ये पेड़ हो गया, ऐसा तो है नहीं कि हर पेड़ जो है उसकी हर स्टेम जो है वो पूरी कठोरी रहेगी कि उसको हम बिल्कुल भी हिला नहीं सकते, है ना, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो पेड़ है, ये वाला जो हिस्सा है ये तो कठोर है, इसमें से जो नई नई स्टेम्स निकल रही हैं, करते क्या है हम कि इनको पकड़ के, मैंने ये जो स्टेम ली इसको हम झुका देते हैं। पहली चीज़ तो क्या करेंगे, इसको छीलेंगे। अब इसके किसी भी स्टेम के किसी भी इससे वो क्या कर देते हैं हम, चक्कू से या ब्लेड वगैरह से उसको क्या करते हैं, छीलते हैं। ठीक है, छील लेते हैं। उसकी जो ऊपर की जो लेयर है जो कि हमारी मृत कोशिकाओं की होती है, यानी कि उसकी जो बाहर वाली जो लेयर है जो कि मृत कोशिकाओं की जो डेड सेल की कवरिंग होती है उसको हटा देते हैं। ठीक है, छीलने के बाद हम क्या करते हैं, उसको दबाते हैं और कहाँ लेकर जाते हैं, जमीन के नीचे। ठीक है, कहाँ लेकर जाते हैं, जमीन के नीचे लेकर जाते हैं। उसको मैंने झुकाया और झुकाने के बाद क्या करते हैं, उसे जमीन के नीचे लेकर जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये एक स्टेम थी, क्या थी, स्टेम थी। स्टेम को क्या किया मैंने, झुकाया और झुकाने के बाद यहाँ से मैंने इसको क्या किया, पिन से दबा दिया, यानी कि वो फिर से अपनी वापस से उसी स्टेज में ना जाए, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसे पिन से दबा देते हैं। तो ये क्या है, पिन है, पिन है। पिन से हम क्या कर देते हैं, इसको क्लिप कर देते हैं, यानी कि उसको वहीं पर रोक कर रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, इसमें से कई सारी क्या निकल आएंगे, जड़ें निकल आएंगी, क्योंकि ये कौन सा हिस्सा था, ये छिला हुआ हिस्सा था। ठीक है, इसको हम ऐसे इस तरह से बना देते हैं। ये क्या कर दिया था हमने, छील दिया था। ठीक है, इस हिस्से को हमने क्या कर दिया था, तने के छील दिया था। अब छीला तो यहाँ से क्या निकल आई थी, जड़ें निकल आई। और कौन सी जड़ें, एडवेंटिडियस यानी कि अपस्थानिक जड़ें, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर तने में से कोई जड़ निकल रही है तो उसको हम अपस्थानिक जड़ें बोलते हैं। तो यहाँ से कौन सी जड़ें निकली, अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं। और इसके बाद अपस्थानिक जड़ें अगर निकल आई तो जड़ों से क्या होगा, वाटर मिनरल्स ये सब चीज़ें जो हैं प्लांट को मिलेगा। और उसके बाद वो क्या करेगा, एक नया पौधा बना लेगा ऊपर जा करके। तो भूमि के ऊपर जा करके वो क्या बना लेता है, एक नया पौधा बना लेता है। इस प्रकार से एक नया पौधा बना लेगा। आए बात समझ में? ठीक है, होपफुली कि आप इसको समझ पा रहे होगे, क्योंकि ये कोई कठिन चीज़ नहीं है ना, सिर्फ समझना है। तो जो कि मैं बता रही हूँ आपको। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये एक नया पौधा बना लेते हैं। तो अपस्थानिक जड़ें निकल आई जिस हिस्से को हमने छीला हुआ था, और उसको हम क्या करते हैं, उसमें से जब अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं तो उसके बाद वो अपने आप स्वतः ही वो क्या करेगा, जमीन के ऊपर जा करके नया पौधा बना लेता है। ठीक है, और इसके बाद हम क्या कर देते हैं कि यहाँ से इसको कट कर दिया हमने, यहाँ से इसको कैंची से बढ़िया से कट कर देते हैं, इस प्रकार से कट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से वो फिर अपने आप जो है जड़ें जो इसकी बढ़ती जाती हैं और ये एक नया पौधा या फिर इसी प्रकार से ये प्लांट एक बना लेता है। ठीक है, तो ये था मात्र पौधा। ठीक है, क्या हम बोलते हैं, मात्र पौधा था ये, और ये है संतति पौधा। ठीक है, आई बात समझ में? तो मैं यहाँ पर लिख नहीं रही हूँ, क्या लिखूँ ये आपको मैं जो बोल रही हूँ उससे आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वही भाषा है। ठीक है, तो यहाँ पर दाब लगाना या लेयरिंग में क्या होता है कि हम क्या करेंगे कि कोई भी जो प्लांट है या कोई भी बढ़िया से वेल डेवलप्ड ट्री होता है, उसमें से हम क्या करेंगे, किसी भी तने के उसके एक तने के हिस्से को हम क्या करेंगे, दबा करके उसको झुका करके सबसे पहले उसको छीलेंगे। ठीक है, तो छीलने की वजह से क्या होगा कि उसकी जो ऊपर की लेयर है वो हट जाएगी, और वहाँ से जो भी चीज़ें होंगी, यानी कि जो भी बर्ड्स वगैरह या नोट्स वगैरह होंगी, वो आसानी से वो क्या कर सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं। ठीक है, उसको छीलने के बाद क्या करेंगे, जमीन में झुकाएंगे। झुकाने के बाद उस छिले हुए हिस्से को क्या करेंगे, जमीन में झुका देंगे और एक पिन के सहारे से उसको दबा देंगे। क्यों? ताकि वो फिर से अपनी स्टेज में ना जाए, यानी वो हिल ना सके बिल्कुल, है ना। अगर वो हिला डुला तो फिर वहाँ से क्या होगी, वो जो बोल सकते हैं जो फोकस है वो हट जाएगा। ठीक है, तो झुकाने के बाद क्या करेंगे, वहाँ से अपने आप वो टाइम देंगे, उसको पानी वानी देंगे, तो वहाँ से जड़ें निकल आएंगी, और जड़ें निकल आएंगी तो एक नया पौधा बनेगा, और वो अपने आप ही वो क्या करेगा, जमीन के ऊपर यानी भूमि के ऊपर जाएगा और एक नया पौधा बना लेगा। ठीक है, आई बात समझ में? इस तरह से वो नया पौधा बना लेगा, और फिर बनने के बाद हम क्या करते हैं, उसे जो पिन थी वहाँ पर लगाई थी, उसी प्रकार से मात्र जो पौधा है वहाँ से उसको अलग कर देते हैं। ठीक है, तो जब वो नया पौधा बन गया तो उसको फिर ये मात्र जो पौधा था, यानी पहले जिस पौधे की डंडी हमने दबाई थी उस पौधे से हम उसको अलग कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक नया पौधा बन चुका है, अब वो अपनी ज़िंदगी जिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो दाब लगाना है वो इस तरह से होता है। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण की हम बात करते हैं इसकी, तो सेब हो गया, ठीक है, नाशपाती हो गया, और नींबू हो गया,
नींबू हो गया आदि, इनमें क्या होता है, लेयरिंग प्रोसेस होता है जिसके द्वारा कायिक प्रवर्धन किया जाता है। ठीक है, नोट करो इसको भी फटाफट से, फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम थर्ड पढ़ते हैं जो कि है घूंटी बांधना। ठीक है, घूंटी बांधना। ठीक है, घूंटी क्या होता है, घूंटी बांधना एक नया प्रोसेस है ये। तो घूंटी बांधना होता है ये इस तरह से, जो हम अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा इससे पहले, हमने इससे पहले पढ़ा था लेयरिंग के बारे में। ठीक है, यानी कि जो दाब लगाना है उसी का दूसरा टाइप है एक तरह से घूंटी बांधना। घूंटी बांधना जिस तरह से हम दाब लगाने में देखते हैं, दाब लगाने में हम क्या देखते हैं, दाब लगाने में हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, किसी भी पौधे की जो स्टेम होती है, जो तना होता है, उसको ज़मीन में झुका देते हैं और झुकाने के बाद क्या करते हैं, उसे मतलब छीलने के बाद उसको झुका देते हैं और वहाँ से फिर नया पौधा बन जाता है ना। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं, कुछ ऐसे पेड़ भी होते हैं जिनकी स्टेम क्या होती है, बहुत कठोर होती है, मजबूत होती है, जिसको झुकाना आसान नहीं होता। यानी कि हम हर पेड़ की स्टेम को झुका तो सकते नहीं है ना। तो इस वजह से क्या करेंगे कि हम क्या करते हैं, उनमें ऊपर ही यानी ऊपर रहते हुए, यानी कि जो वायवीय भाग होता है पौधे का, यानी कि उसके भूमि के ऊपर रहते हुए ही हम क्या करते हैं, उसमें ये जो प्रोसेस है, जो हम दाब लगाने का प्रोसेस है वो हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दाब लगाना हमने इससे पहले दाब लगाना देखा, जहाँ पे क्या कर रहे थे, हम जमीन के अंदर उससे नया पौधा बना रहे थे, जहाँ पर क्या है, वायु में रहते हुए ही किसी पौधे में हम वो प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो अच्छा समझते हैं होता क्या है। घूंटी बांधना जैसे हम अमरूद और संतरे में करते हैं, अब उनमें तो बीज बनते हैं तो ज़रूरत क्या है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी कि इसके फ़ायदे क्या हैं। पहले कायिक प्रवर्धन की चीज़ जो है मैं यहाँ पर बताती हूँ कि इसके 3 फ़ायदे होते हैं। ठीक है, अभी मैं लिखूँगी। चलो, घूंटी बांधने की हम यहाँ पर देखते हैं। अमरूद, पहले एग्जाम्पल लिख दूँ इसके, उदाहरण की हम बात करते हैं तो ये अमरूद में और संतरे में हम करते हैं। ठीक है, इसी तरह से और भी चीज़ों में करते हैं ये प्रोसेस। कठोर पौधे होते हैं जिनकी शाखा जो कठोर होती है, मजबूत होती है, तो उनमें हम ये करते हैं। होता क्या है कि अमरूद के पेड़ की बात करें, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ अमरूद का पेड़ बनाने की। तो ये मान लो अमरूद का पेड़ है, वायवीय भाग, क्योंकि ऊपरी भाग के रहते हुए, यानी ऊपर ही वायु में रहते हुए ही यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी कोई शाखा है, ये एक शाखा है इसकी। ठीक है, इस शाखा है, इस शाखा पे हम क्या करते हैं, इस शाखा के किसी हिस्से को क्या कर देते हैं, छील देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, हम छील देंगे इसकी एक शाखा के हिस्से को, हम क्या करते हैं, छील देते हैं। मान लो ये वाला हिस्सा हमने क्या कर दिया, छील दिया। छीलने के बाद क्या करेंगे, इस पर खाद लपेटेंगे। ठीक है, अब खाद लपेटेंगे यानी हम देख रहे हो आप कि ये हम क्या कर रहे हैं, वायु में रहते हुए। वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, पिछली वाले में हमने क्या देखा था, जब हम दाब लगाने के बारे में पढ़ रहे थे, कि हम छील करके उसको ज़मीन में गाड़ते हैं। तो ज़मीन में गाड़ने का अर्थ क्या है कि वहाँ तो मिट्टी वगैरह सारी चीज़ें हैं, मिनरल्स तो उसको अपने आप मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं घूंटी बांधने में, कि जब अगर उसको ज़मीन में हम नहीं दबा पा रहे हैं तो उसको वायु में रहते हुए खाद वगैरह की चीज़ें दे दो, है ना। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि उसको मिट्टी या अच्छा युक्त खाद वगैरह जो है, उससे खाद युक्त जो मिट्टी है उसको हम उस कटे हुए हिस्से पर क्या कर देते हैं, लगा देते हैं, छाप देते हैं अच्छे से। ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पर एक टाट लपेट देते हैं। अब टाट क्या होता है, जो कूलर में जो हम लगाते हैं ना, घास, सूखी घास होती है ना, उसको लपेट देते हैं। इसके बाद इस खाद के ऊपर क्या करेंगे, उस टाट को लपेट देंगे अच्छी तरीके से। और लपेटने के बाद क्या करेंगे, अब पानी चाहिए तो अब पानी कहाँ से दें। इसके ऊपरी वाली जो टहनी होती है, ऊपरी वाली जो शाखा होती है,
इससे हम एक रस्सी की सहायता से क्या करते थे, एक छोटी सी मटकी जो होती है उसको हम यहाँ पर लटका देते हैं इस प्रकार से। दिख रहा है, छोटा सा मटका है ये, ठीक है, छोटी सी मटकी है। रस्सी की सहायता से हम क्या कर देते हैं, इस मटकी को हम इसके ऊपर लटका देते हैं जो कि पानी से भरा रहता है। अब मटकी में क्या रहेगा, बढ़िया से ठंडा पानी रहेगा, ठीक है। तो ठंडा पानी क्या है, बढ़िया से उसके ऊपर गिरता रहेगा और इसमें क्या कर देते हैं, छेद कर देते हैं। क्या कर देते हैं, छेद कर देते हैं, ठीक है। तो पानी क्या है, टिप टिप करके उस पर गिरेगा। लेकिन यहाँ पर हम पानी इस तरह से नहीं है, ठीक है, ये कोई शंकर जी का मंदिर नहीं है कि हमने वहाँ पर ये कर दिया और वहाँ से टिप टिप करके बूंद जो है पानी गिरेगी। करते क्या है कि हम इस मटकी में क्या करते हैं, एक रस्सी बांध देते हैं, नीचे से जो छेद है ना वहीं से एक रस्सी डाल देते हैं और रस्सी को ये क्या कर देते हैं, इस पर लपेट देते हैं। यहाँ से हमने रस्सी निकाली और उस रस्सी को हम क्या कर देते हैं, इसी टाट पर लपेट देते हैं पूरी तरीके से, ठीक है, लपेट देते हैं। अभी मैं इस चीज़ को लिख दूंगी क्योंकि यहाँ पर मैं समझ सकती हूँ कि एक ही मार्कर से इस चीज़ को समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो मैं अभी समझाऊंगी इस चीज़ को। तो क्या करते थे, मटकी में से एक रस्सी, हम उस छेद में से, मटकी में हमने एक छेद किया और उस छेद में रस्सी डाल देते हैं और उस रस्सी को हम निकाल करके उस पर लपेट देते हैं। तो रस्सी गीली रहेगी तो रस्सी क्या करेगी, पानी को सक करेगी, यानी कि वो मतलब उसको खींचेगी, पानी को खींचेगी वो, है ना। तो रस्सी की सहायता से जो पानी है वो खींच कर वो जो है उस पर रेगुलरली मतलब कंटिन्यूसली वो पानी जो है वो उस पर जाता रहेगा, है ना। यहाँ पर हमें जो कटा हुआ हिस्सा है उस पर अगर हम रस्सी पूरी तरह से लपेट देंगे तो पानी क्या होगा, वो रस्सी की, तो पानी क्या होगा, वो रस्सी के थ्रू उस पूरे ही कटे हुए हिस्से पर जाएगा, है ना, पूरी तरीके से उसको भिगो कर रखेगा। तो इसीलिए हम रस्सी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से टाइम के साथ साथ कुछ टाइम बाद क्या होती है, अपने आप से उसमें अपस्थानिक जड़ें निकल आएंगी और इस तरह से फिर एक नया पौधा बनेगा, ठीक है। आई बात समझ में, तो ये होता है। अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हम क्या करते हैं, तने को छीलते हैं, तो तने को छीलना। दूसरा हम क्या करते हैं, खाद युक्त मिट्टी लपेटना। तीसरी चीज हम क्या करते हैं, उस पर टाट लगाना। या तो आप घास का यूज कर सकते हो या फिर आप कपड़े का, यानी जो बोरा होता है ना, बोरी होती है, जो बोरा होता है, ठीक है, जो कपड़े वाला होता है ना बोरा, उसको भी लपेट सकते हो, ठीक है। तो कपड़े का भी यूज कर सकते हो, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक, कपड़े का जो टाट है उसको लपेटते हैं, टाट को लपेटना, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी ऊपरी टहनी पर एक घड़े में पानी भरकर लटका देना व उसमें छेद कर एक रस्सी द्वारा कटे भाग पर लपेट देना। एक रस्सी द्वारा, यहाँ पर रस्सी निकाल कर ले लो, ठीक है, रस्सी निकाल कर कटे भाग पर लपेट देना, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, पांचवा भाग, उसमें से अपस्थानिक जड़ों का निकलना, ठीक है। इन द एंड क्या होती है, उसमें से जड़ें निकल आएंगी, ओके। तो ये होता है घूंटी बांधना। क्या करते हैं हम, एक पौधे में क्या होती है, एक टहनी है, क्योंकि ये मजबूत होते हैं और कठोर होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कठोर व मजबूत शाखाओं में इस विधि का प्रयोग करते हैं हम, ठीक है। इस टाइप को
हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये सब मैंने लिख दिया है, तो आप इसी को पढ़ो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नोट करो इसको फटाफट से, फिर हम इसको रफ करके नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, अब हम पढ़ते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसका नाम है ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन, इंग्लिश में इसे बोलते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर क्या होता है, ऊतक संवर्धन क्या होता है। टिश्यू कल्चर या ऊतक संवर्धन एक आधुनिक विधि होती है कि जिसके द्वारा हम एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक टाइप होता है, जिसके थ्रू हम लैब में ट्यूब में क्या करते हैं, किसी पौधे को उगाते हैं। किस प्रकार से होता है ये, मान लीजिए हमने कोई नलिका ली, ये हमने ट्यूब ली एक, ठीक है, ट्यूब ली। अब यहाँ पर ट्यूब में क्या करते हैं हम, किसी भी पौधे में से, ठीक है, जिसमें हम लोगों को क्या करना है, सूक्ष्म टिश्यू कल्चर करना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, किसी पौधे में से कुछ हिस्सा उसका काट करके, यानी कि ना तो हम उसकी जड़ ले रहे हैं, ना तो हम उसका स्टेम ले रहे हैं, और ना ही हम उसकी लीफ ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या ले रहे हैं, उसका सब छोटा सा ऊतक। ऊतक क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, यानी छोटा सा हिस्सा लेकर के उसमें क्या करते हैं, किसी ट्यूब में हम डालते हैं। ट्यूब यानी नलिका में हमने उसको डाला, ये क्या है, नलिका है, नलिका है। अब इस नलिका या ट्यूब में हम क्या करते हैं, उसके छोटे से हिस्से को डालते हैं। ये हमने क्या लिया, उसका टिश्यू लिया, ठीक है, यानी कि पौधे का ऊतक हमने लिया और उसको हमने क्या किया, उसको हमने उस ट्यूब में डाल दिया। अब इस ट्यूब में हम कई सारी चीज़ें डालते हैं, ठीक है, कई सारी चीज़ों का मतलब ये है कि हम इसमें कुछ पादप हार्मोन्स भी डालते हैं, यानी कि जो कि ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन्स डालते हैं, ये क्या करेगा, वृद्धि करने में सहायता करेगा। तो कुछ हम लोग हार्मोन्स भी डालते हैं, यानी कि हम अपनी तरीके से लैब में कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं, यानी हम कंडीशन में अपने हिसाब से बना रहे हैं। ओके, तो परिस्थितियाँ भी हम क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से बना रहे हैं। उसमें यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें कई सारे हार्मोन्स डालते हैं, पादप हार्मोन्स हम डालते हैं, पादप हार्मोन्स भी हम इसमें डालेंगे। सारे पोषक तत्वों को भी हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, कई सारे पोषक तत्व जो हैं इसमें हम डालते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम ये कर रहे हैं, उचित परिस्थितियों में व पोषक माध्यम में क्या कर रहे हैं, हम टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब फिर इसके बाद हम क्या करें, इसको ढकते हैं, किससे ढकते हैं, रुई से ढकते हैं। तो ये हमने इसके ऊपर क्या लगा दी, रुई लगा दी, रुई से इसको हमने, इस ट्यूब को हमने बंद कर दिया। तो ये क्या है, रुई है। ओके, अब धीरे धीरे क्या होता है कि ये ग्रो करेगा, परिस्थितियाँ जैसे आएंगे तो उसके हिसाब से ग्रो करेगा, और ये ग्रो करने के बाद क्या बना लेगा, इस तरह से दूसरी नलिका में हम देखते हैं, ग्रो करने के बाद ये क्या बना लेता है, ग्रुप ऑफ कई सारे, ये बहुत बड़ा हो जाता है, यानी विकसित हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या बना लेता है, कैलस बना लेता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं, यानी कि वो क्या करेगा, डिवीजन करेगा, सेल डिवीजन शो करेगा, और डिवीजन के द्वारा क्या होगा, वो वृद्धि करेगा। तो इस वजह से क्या बना लेता है, ग्रुप ऑफ कई सारे सेल्स बना लेता है, कई सारे टिश्यू बना लेता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैलस, ठीक है। तो अब इसने क्या बना लिया, कैलस बना लिया। अब इसके बाद इसको भी हमने रुई से बंद, ये रुई से तो बंद ही है, ठीक है। एक बार हमने उसमें जो भी क्रिया हमने की, हार्मोन्स वगैरह डाले, उसके बाद जो है उसमें क्या हुआ, डिवीजन हुआ, यानी विभाजन हुआ, कोशिका विभाजन, और उसके बाद इसने क्या बना लिया, कैलस बना लिया। अब फाइनली क्या करता है, ये कैलस जो बना लेते हैं, इसमें नव उद्भिद क्या हो जाते हैं, नए नए पौधे उगते हैं, यानी जो कैलस इसने बनाया था इस प्रकार से, इसमें से नए नए छोटे छोटे पौधे जो हैं उगने लगते हैं इस तरह से। ओके, नए नए पौधे उगने लगते हैं, ये क्या है, नव उद्भिद पौधे। ओके, और फाइनली इन पौधों को हम निकाल करके क्या करते हैं, किसी नए गमले में या गमले में क्या कर देते हैं, रोपित कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका रोपण कर देते हैं। आई बात समझ में। तो ये होता है ऊतक संवर्धन, कि क्या कर रहे हैं फाइनली, यहाँ पर हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन वैसे भी नहीं कर रहे, ना तो हम इसमें आर्टिफिशियल तो है ही ये, लेकिन एक नई विधि है, बिल्कुल नया एक टाइप है ये, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी पौधे का छोटा सा हिस्सा लेकर के, उस पौधे का छोटा सा हिस्सा लेकर के, यानी उसके टिश्यूज़ को लेकर के
किसी लैब में हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या लैब में उसको उगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, वो ग्रो करता है और मीडियम कैसा होता है, ऐसा मीडियम होगा यानी सारी परिस्थितियाँ उसको मिल रही होंगी, सनलाइट भी मिल रही होगी, सारी चीज़ें मिल रही होंगी, सारे पोषक, क्योंकि यहाँ पर हम क्या बोले, पोषक माध्यम होता है वो, ठीक है। सारे न्यूट्रिएंट्स उसको मिल रहे होंगे, ठीक है। परिस्थितियाँ भी अनुकूलित होंगी और क्या होगा वहाँ पर, पादप हार्मोन्स को हम डालेंगे जो कि उसकी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। धीरे धीरे वो वृद्धि करके डिवीजन करके क्या बना लेता है, कैलस बना लेता है। कैलस ही क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ बोलते हैं उसको, पूरा ग्रुप बना लेता है, ठीक है। और उसके बाद उसमें से नए नए छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं जिनको हम नव उद्भिद पौधे बोलते हैं और उनको ही हम निकाल करके किसी गमले में रोपित कर देते हैं, ठीक है। और ये जो विधि है कुछ ऐसे पौधों में उगाई जाती है जिनमें बीज नहीं बनते। जैसे हम अंगूर की बात कर लें, एग्जाम्पल में देखें तो अंगूर हो गया, ठीक है, अनानास हो गया, तो उनमें हम आदि में हम जो टिश्यू कल्चर है इस विधि का प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में। तो टिश्यू कल्चर हो गया या वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया, इसमें आपको 3 चीज़ें याद रखनी है कि देखो यूज़ अगर कई बार पूछ ले तो पहली चीज़ तो ये समय कम लेता है, ठीक है, समय कम लेता है और इसमें वेरिएशंस नहीं आती, यानी जैसा पौधा होगा, मात्र पौधा होगा वैसा ही बिल्कुल होगी, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हम देखें तो जो पौधा बनता है उसमें अगर सीड्स बन रहे हैं और सीड्स के द्वारा कोई नया पौधा बन रहा है तो उसमें उसके द्वारा जो भी फूल बनेगा वो बिल्कुल अपने मात्र पौधे ही जैसा तो नहीं होगा, यानी कि अपने जो भी उसके पेरेंट्स होंगे उनकी तरह तो नहीं दिखेगा, है ना। तो ये उससे थोड़ा हटके रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो एज इट इज़ जो पौधा है बिल्कुल वैसे ही हमें संतति पौधा भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो नो वेरिएशंस, यानी कि नो वेरिएशंस यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं, ओके। टाइम कम लेता है और तीसरी चीज़ जो है, हम चाहे अपनी मर्जी के हिसाब से ऐच्छिक लक्षण जो है, यानी कि ऐच्छिक लक्षणों को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी मर्जी से, क्योंकि यहाँ पर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है, यानी हम अपनी मर्जी से भी जो भी हम कैरेक्टर उसमें चाहते हैं प्लांट में वो अपने हिसाब से डाल सकते हैं, है ना। तो ये 3 फायदे होते हैं इसके, ठीक है। ये इसके एडवांटेज हैं, एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, समझ सकते हो आप, ठीक है। कि कम समय लगता है, यानी जटिल और धीमी नहीं होती है, बढ़िया तरीके से अच्छे से कम समय में जो है पौधा मिल जाएगा, कोई वेरिएशंस नहीं होती, यानी कि एज इट इज़ जो पौधा पहले होगा बिल्कुल वैसी जो संतति पौधा है बिल्कुल वैसा ही होगा, ठीक है। और ऐच्छिक लक्षण यानी अपने मन चाहे लक्षण को हम उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या था, वेजिटेटिव प्रोपगेशन था। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास से हम सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शुरू करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल्स में सेक्सुअल जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।